हेलो भाइयों। वेलकम टू सिविल संग्राम। आज हम लोग पॉलिटी का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। आज से हम लोग पार्ट शुरू करेंगे, सारा का सारा आर्टिकल शुरू करेंगे। जितना आर्टिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारा का सारा देखिएगा बीपीएससी के प्रीवियस पेपर में आ रखा है। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लगाए हैं जो डायरेक्टली बीपीएससी के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो अभी जो हम लोग कंटेंट करने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, हो जाएगा और फिर काफी मजा आएगा। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ पार्ट वन करने वाले हैं। आज जो लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग पार्ट वन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये आर्टिकल 1 to 4 तक, ये 1 से लेके 4 तक आर्टिकल हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा आज। चलिए सबसे पहले ये थोड़ा समझाने से पहले, ये मैप थोड़ा समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ सबसे पहले पार्ट में, ठीक है। देखिए ओरिजिनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे यहाँ टोटल 22 पार्ट्स थे, मतलब टोटल 22 भाग हमारे यहाँ डाले गए थे हमारे संविधान में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है ये बढ़ गए। ये कौन कौन से पार्ट्स बढ़े हैं ये भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करके बता देंगे। जब पार्ट्स हमारा कंप्लीट सीरीज होता जाएगा फिर हम आपको ऐड करके बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं पार्ट वन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन है ये हमारे यूनियन और उसके टेरिटरी की बात करता है। भारत और उसके जितने भी राज्य हैं, भारत का जितना क्षेत्र है उनकी बात करता है पार्ट वन में। इसके अंदर जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आता है। 1 से लेके 4 तक जो है वो आर्टिकल है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हमारे पास पार्ट वन में मेंशन किया गया। सारे आर्टिकल को धीरे धीरे समझेंगे, आपको इसके साथ साथ जो है वो चलते रहना है, रिवीजन का भी अपना देखते रहना है। सबसे पहले आर्टिकल 1 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 1 जो है ना, ये आर्टिकल 1 जो है वो नेम एंड टेरिटरी के बारे में बताता है। आर्टिकल 1 जो है वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब ये जो यूनियन मतलब जो भारत है उसका नाम, और इसके अंदर जो भी राज्य आते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज आती है। टोटल हमारे पास 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना जी, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटीज है। तो ये हमारे जो है ना उन सब के बारे में मेंशन किया गया है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। और इसमें देखिए सब क्लॉज बना के लिखा गया है। क्लॉज मतलब यहाँ देखिए जैसे ये हो गया ना अपने पास आर्टिकल 1, इसका क्लॉज बनाए हम, इसके अंदर एक और क्लॉज डाल दिए एबीसी तो सब क्लॉज आ जाएगा। तो इसके अंदर लिखा गया है कि इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत, इंडिया जिसे किस रूप में जानेंगे, भारत के रूप में जानेंगे, वो क्या होगा, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। मतलब सारे के सारे स्टेट्स जो होंगे हमारे पार्ट्स हैं, सारे के सारे स्टेट्स क्या है, हमारे भाग हैं। इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज डिफाइंड एज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया जिसे हम भारत के रूप में जानते हैं वो क्या है, हमारा एक यूनियन ऑफ स्टेट है। एंड दूसरा चीज याद रखिएगा, सारे के सारे स्टेट्स का नाम और यूटीज का नाम ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में जो है वो मेंशन होगा। द स्टेट एंड यूटीज आर लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और वो हमारे पहले शेड्यूल में सारे के सारे क्या है, लिस्टेड है। तो भारत की टेरिटरी में आता कौन कौन सा रीजन है, भारत का जो क्षेत्र है, इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर कौन कौन सा रीजन आता है, ठीक है, हम आपको बताते हैं। भारत की टेरिटरी में 3 तरीके का जो है अपने पास बताया गया है कि भारत की टेरिटरी में जो है वो ये 3 चीज कंसिस्ट होंगे। कौन कौन सा, पहला टेरिटरी ऑफ द स्टेट, हमारे जितने स्टेट्स हैं वो सारे। दूसरा हमारे जितने भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी है, जो फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा गया, ठीक है। उसके अलावा भारत अगर कोई टेरिटरी एक्वायर कर लेता है तो वो भी जो है वो हमारा पार्ट होगा, है कि नहीं है। मतलब एनी अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड लेटर, कोई भी टेरिटरी जो बाद में हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो हमारा टेरिटरी होगा। तो आर्टिकल 1 क्लियर हो गया होगा कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है। इसमें बोला गया है कि इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आगे हम आपको बता देंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या फर्क होता है। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है लेकिन समझ लीजिएगा। द स्टेट्स एंड यूटीज आर लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो हमारे स्टेट और जो यूटीज हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है। भारत की टेरिटरी में कौन कौन से रीजन आते हैं, तो सबसे पहला स्टेट वाला, फिर यूटीज वाले, और उसके अलावा कोई अगर नया रीजन हम एक्वायर करें तो वो हमारा पार्ट बनता है, ठीक है। अब समझिए, भारत को इसमें लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत एक फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो राज्य हैं, इनके पास एक अधिकार नहीं है, और वो अधिकार क्या है बाबू, राइट टू सेसेड, बाहर निकलने का अधिकार नहीं है।
वो भारत के यूनियन से बाहर नहीं निकल सकते, एक अपना देश स्वतंत्र नहीं बना सकते, समझिए मेरी बात। दूसरा, इंडिया इस इसी को हम अगर अलग तरीके से बताएं तो भारत जो है अपने पास कैसा है, तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल जो है यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब भारत जो है हमारा वो अखंड है, समझिए, आप इसको नहीं बांट सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्टेट्स हैं ये डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब हम अपने राज्य को तोड़ सकते हैं, या दो से अधिक राज्यों को एक साथ मिला सकते हैं, या एक राज्य को दो या दो से अधिक राज्यों में हम तोड़ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है डिस्ट्रक्टिबल। लेकिन क्या यूएस ऐसा है? जी, यूएस में क्या है कि यूएस की अगर हम बात करें तो वो अपने पास इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब वो पूरा का पूरा देश जो है ना वो 50 राज्यों से जो मिलके बना है, उसमें जो 50 स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे स्टेट्स अगर वो चाहते हैं तो अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में एग्रीमेंट है यूएस बनाने के लिए। लेकिन भारत अगर एक यूनियन ऑफ स्टेट है तो यहाँ पे दो चीज क्लियर हो गई। पहला कि स्टेट के पास राइट टू सिसीड नहीं है, मतलब ये अलग नहीं निकल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इनके बीच में ना मर्जर के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम एग्रीमेंट के तहत भारत से जुड़े हुए हैं, जिस दिन एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा मन करेगा हम भारत से निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझनी है। इसमें आगे क्या समझना है कि भारत एक फेडरेशन नहीं है बल्कि यूनियन है। तो ये दोनों चीज हम आपको बता देते हैं कि फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में फर्क क्या होता है। जो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है, यहाँ पे कोई भी नया स्टेट जो बनता है ना वो एक ट्रीटी या एग्रीमेंट के तहत, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने पास 3 राज्य हैं छोटे छोटे, ए बी सी मान लेते हैं हम, कि ये राज्य ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक फेडरेशन में आ जाते हैं, हम लोग अपना एक कंट्री बना लेते हैं। मान लीजिए इन लोगों ने अपने कंट्री का नाम रखा जेड। तो ये इन 3 स्टेट के बीच में एग्रीमेंट था, तब जाके बना। आप एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो वहां पे पढ़िएगा कि हमारे भारत में सबसे पहले महाजनपदाज का कॉन्सेप्ट जब था, 16 महाजनपदाज जब हमारे यहाँ इमर्ज हुए थे, उसी समय आप संघ के बारे में पढ़े होंगे ना। संघ क्या था? एक ओलिगार्की सिस्टम था ना, जैसे वज्जी पढ़े, 8 जो अपने पास राजा थे वो लोग मिलके एक साथ जो है अपना वज्जी का निर्माण किए थे। तो वैसे ही ये पूरा का पूरा जो अपने पास फेडरेशन होता है, फेडरेशन के अंदर इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम लोग मिलके जो है एक साथ वो करेंगे। जबकि यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरिंग यूनिट। जो फेडरेटिंग यूनिट है, जो हमारे भाग है हमारे जो पार्ट है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। वो हमारे याद रखिएगा, हमारा जो भारत है एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको हम तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमसे बाहर नहीं हो सकते हैं। जबकि यूएस क्या है? एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन के साथ साथ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट भी है। जैसे यहाँ देखिए, हम आपको यहाँ दिखाते हैं ये वाला। आप यहाँ देखिए, ये जो हमारा यूएस है, ठीक है, ये यूएस बना 50 स्टेट से। अगर मान लीजिए इस 50 स्टेट में अपने पास डाकोटा, साउथ डाकोटा, ठीक है, नॉर्थ डाकोटा, अगर ये दोनों स्टेट चाहता है कि हम अलग निकले, इनके पास अपना फ्लैग है जी, सबके पास अपना जो है वो कोर्ट, सब कुछ अपना सिस्टम ये लागू किए हुए हैं। इन लोगों ने एक एग्रीमेंट बना के ये 50 स्टेट आपस में एक साथ मिल गए और क्या किए? अपना यूनियन बना लिए, है कि नहीं? मतलब फेडरेशन क्रिएट किए, इन लोगों ने अपना फेडरेशन क्रिएट किया। जबकि ये जो हमारे स्टेट्स आप देख रहे हैं, जिसमें अभी 28 राज्य दिख रहा है आपको, ठीक है, और अपने पास जो है वो 8 यूटीज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है याद रखिएगा, ये सारे के सारे भारत से चाह के भी अलग नहीं निकल सकते। जैसे उड़ीसा चाहे कि बाहर निकल जाए, पॉसिबल नहीं है। महाराष्ट्र चाहे बाहर निकल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, समझिए। क्योंकि हम एक यूनियन के रूप में जो भी तोड़ मरोड़ करना है वो सब अंदर करेंगे, ठीक है, कोई यहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो ये बात आपको शायद समझ आ गई होगी। ये आर्टिकल 1 का बात था। आगे आते हैं आर्टिकल 2 पे। देखिए, अब हमने बता दिया सबसे पहले भारत के बारे में कि भारत क्या है, तो भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जहां पे स्टेट्स के पास राइट नहीं है सिसीड करने का, और स्टेट के बीच में एग्रीमेंट नहीं है ज्वाइन होने के लिए। ये बात याद रखिएगा, हम आपको एक प्रीवियस पेपर दिखा देंगे, बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। हमारे स्टेट के बीच में क्या नहीं है? एग्रीमेंट नहीं है जुड़ने का। आगे समझिए आर्टिकल 2। अब हम आर्टिकल 2 में क्या करते हैं? पहले तो हमने अपने टेरिटरी के बारे में बता दिया, अब हम जो बाहर से कोई टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन द टर्म्स इट डीम्स फिट।
जो हमारा पार्लियामेंट है ये कोई भी नया एरिया क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, उसे अपने राज्य में जोड़ सकता है। कोई भी नया एरिया हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर करके अपने राज्य में जोड़ सकते हैं। अब जोड़ लिए, भारत बन गया, सबका सब कंप्लीट हो गया। अब उसके अंदर तोड़ फोड़ जो भी करना है वो करेंगे, और ये बातें लिखी गई है आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज एंड बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट। ये आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है कि हम जो है वो नया स्टेट बनाएंगे, हम स्टेट के बाउंड्री को, एरिया को अल्टर कर सकते हैं, नाम को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा अधिकार किसके पास है, तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारा अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये सारा का सारा अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या फिर अपने पास अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री या नेम ऑफ द स्टेट। यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोई नया स्टेट क्रिएट कर सकती है, किसी टेरिटरी को सेपरेट करके, मतलब किसी स्टेट को तोड़ के, जैसे देखिए आंध्र प्रदेश से हमने तोड़ के क्या किया, तेलंगाना अलग किया, बिहार से झारखंड अलग किया है कि नहीं, समझिए, अपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है किसी भी स्टेट के एरिया को, चाहे तो दो या दो से अधिक स्टेट को एक साथ मिला देगा और मिला के एक नया स्टेट क्रिएट कर सकेगा। जैसे अभी देखिए दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव है कि नहीं, सबको मिला के यूटीज के रूप में क्रिएट कर दिया गया। चेंज द बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एनी स्टेट, तो ये तीनों अधिकार किसके पास है, ये तीनों अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और ये बात याद रखिएगा, ये चेंज करने के लिए हमें आर्टिकल 368 की तरफ मूव नहीं करना है। आर्टिकल 368 पढ़े है ना, आर्टिकल 368 में क्या है अपने पास, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करनी है जी, सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी लॉ पास करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। वहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है आर्टिकल में, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कि ऐसा जो बिल होगा, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे जाएगा, और ये प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, उसको भेजेंगे उस स्टेट के लेजिस्लेचर में, ठीक है, उस स्टेट के लेजिस्लेचर में भेजेंगे कि भाई ये अपना व्यू जो है इसके ऊपर दो, हम तुमको काटना चाहते हैं, तुमको हटाना चाहते हैं, तुम में कोई नया टेरिटरी जोड़ना चाहते हैं। साथ में देखिए पहले ये ना टाइम पीरियड नहीं था स्टेट लेजिस्लेचर को अपना व्यू देने का, ठीक है, याद रखिए, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो लिमिट है ऑलरेडी। टाइम लिमिट जो है वो प्रेसिडेंट जी बोल देते हैं भाई इतने दिन में आपको जवाब देनी है, ठीक है। ये बाद में ऐड किया गया था 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये पॉइंट आपको जो है बिल्कुल याद रख लेना है कि जो हमारा स्टेट का क्रिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा, ये सब पार्लियामेंट करेगा अंडर आर्टिकल 3। किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, किसी भी स्टेट का जो है वो नाम बदल सकता है, उनकी बाउंड्री बदल सकता है, ठीक है। और ये सब प्राइम मिनिस्टर के प्रियर रिकमेंडेशन पे होता है। जब प्राइम मिनिस्टर क्या, सॉरी, प्रेसिडेंट के प्रियर रिकमेंडेशन पे होता है, जब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास जो प्रपोजल भेजते हैं उनका व्यू जानने के लिए, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम लिमिट में। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, टाइम लिमिट वाला, ठीक है। और ये टाइम लिमिट बाद में ऐड किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो वो आपको समझ आ गया। आर्टिकल 1 बता दिया, आर्टिकल 2 बता दिया, आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 में हमारे स्टेट्स का, यूटीज का नाम लिखा गया है, बताया गया है कि इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत, ठीक है, याद रखिए, अपने पास यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। साथ में फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट वगैरह लिखे गए हैं, यूटीज वगैरह, ये सब लिख दिए गए हैं। आर्टिकल 2 में जो है वो मैंने क्या बताया कि बाहर से कोई एरिया इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिए। और आर्टिकल 3 में क्या है कि हम जब अंदर मिला लिए ना, तब उनमें जो चेंजेस करनी है, उनका नाम, बाउंड्री, एरिया, ये सब अल्टर करने का जो है पूरा का पूरा ये इंटरनल एडजस्टमेंट की बात की गई है। ये 2 और 3 में डिफरेंस है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 में कुछ सप्लीमेंट्री प्रोविजन है। सप्लीमेंट्री प्रोविजन का मतलब क्या, आर्टिकल 4 बताता है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से, ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करने हैं, 2 मतलब क्या है कि अपने पास किसी एरिया को मिला नहीं है, आर्टिकल 3 में क्या है कि किसी स्टेट का जो एरिया बाउंड्री नाम चेंज करना है कि नहीं, समझिए, या फिर किसी को काट के 2 पार्ट में या फिर उससे ज्यादा पार्ट में तोड़नी है, या 2 या 3 पार्ट को मिला के एक पार्ट बनानी है। तो अगर आपको आर्टिकल 2 या 3 में कुछ भी करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। पहली और चौथी अनुसूची में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास क्या है, नेम है ना, सारे के सारे स्टेट और यूटी। तो अगर मान लीजिए आप नया कोई स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में नाम उसका लिखिएगा ना जी कि हाँ अब हमारे पास 27 नहीं 28 राज्य हो चुके हैं, समझिए।
उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में क्यों करना है, चौथे में? तो इसमें आपको देखिए चौथे शेड्यूल में क्या है, अपने पास प्रोविजन है किस चीज के लिए, मेंबर्स जो होंगे हर एक स्टेट के राज्यसभा में, उसके अंदर है ना सीट अलोकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू द राज्यसभा। तो यहाँ पे सीट अलोकेशन है, कहां पे है सीट अलोकेशन, राज्यसभा में। तो ये राज्यसभा में सीट एलोकेशन है। तो एक बात बताओ, किसी स्टेट का एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर जो अपने पास नंबर ऑफ सीट्स हैं राज्यसभा के वो भी तो इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो फिर से हमें फोर्थ शेड्यूल में जाके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा कि अब इस स्टेट के पास इतने सीट्स हैं राज्यसभा में। या फिर किसी स्टेट का एरिया कम हो गया तो ऑटोमेटिक उसके पास जो अपने पास जो राज्यसभा का सीट है वो कम हो गया, तो हमें वहां भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 4 बताता है कि आर्टिकल 2 और 3 में किसी भी तरीके का अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। ये आर्टिकल 4 हमारा बताता है, ठीक है। कि ये जो अपने पास ये पॉइंट याद रखिएगा, और ये सब चीज याद रखिएगा आर्टिकल 368 के तहत नहीं जाएगा। ये सब चीज आर्टिकल 368 के तहत नहीं जाएगा, मतलब आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है अपने पास, इसके अंदर अमेंडमेंट है, वो भी कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से वो एक ऑर्डिनरी बिल पेश करेंगे और क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ कुछ केस में इनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कैसा, जैसे अपने पास देखिएगा अगर मान लीजिए भारत सरकार कोई टेरिटरी अपना किसी राज्य को देती है, किसी देश को दे देती है, तो भाई भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है ना, इसमें तो बताया गया है कि हम अपने एरिया को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर आप अपने एरिया में से कुछ एरिया को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे याद कीजिए हमने बताया था आपको पिछले क्लास में बेरोबारी यूनियन केस है ना, जब प्रियम्बल का केस आया था अपने पास, जब मैंने प्रियम्बल चैप्टर पढ़ाया था 1960, तो उस समय जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट था। वैसे ही अपने पास 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, इंडिया और बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट, 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश, ठीक है, जो अपने पास लैंड एग्रीमेंट हुआ था। इसमें से 111 इनक्लेव जो है वो अपने पास बांग्लादेश को दे दिया, और बांग्लादेश ने बदले में क्या दिया था, 51 इनक्लेव जो है वो इंडिया को ट्रांसफर किया था। तो ऐसा अगर कुछ केस होता है कि जिसमें हम अपनी टेरिटरी को अपने कंट्री से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, या बाहर का कोई टेरिटरी जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, वैसे कंडीशन में हमको क्या करनी है, एक अमेंडमेंट करनी है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब देखिए आगे बताते हैं। तो ये अपने पास 1 से 4 तक आर्टिकल बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा जी। 1 में अपने पास यूटीज के बारे में लिखा गया है, मतलब स्टेट के बारे में, इंडिया के बारे में बताया गया, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। 2 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट है। 3rd में उनका जो है वो स्टेट का नाम चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो करना है ये करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 4 में बताया गया है कि आर्टिकल 1 या 2 में किसी भी तरीके का अगर आपको चेंजेस करनी है तो आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, ये आर्टिकल 4 में बताया गया। अब हम बात करते हैं स्टेट्स का। तो देखिए हम इंडिपेंडेंस कब गेन किए थे, हम इंडिपेंडेंस 1947 में गेन किए थे। इस समय ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। इसमें प्रिंसली स्टेट का जो नंबर था वो 565, 565 जो है वो क्या थे, देसी राजवाड़े थे। जिसमें से 47 में क्या हुआ कि 562 प्रिंसली स्टेट ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हम भारत में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि हाँ हम भारत में कंप्लीटली मर्ज हो चुके हैं। लेकिन हमारे 3 स्टेट थे जो हवाबाजी दे रहे थे, पहला जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर यहाँ का राजा जो था हरि सिंह, है कि नहीं है, इन्होंने मिलने से मना कर दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया बाबू, अपने जो वो मिलिट्री को ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन के रूप में घुसा दिया वहां। फाइनली जो है ये भारत के पास है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनको साइन करना पड़ा, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हमने इसको मिलाया। जूनागढ़ का नवाब, वहां पे हमने रिफरेंडम करवाया और रिफरेंडम के थ्रू उसको मिला लिया था। हैदराबाद, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे जो अपने पास राजा था निजाम, हैदराबाद का जो राजा था निजाम, ठीक है, ये हमारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता है, ठीक है। ये 1947 में हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब है, ठीक है, कि हम आपके साथ हैं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट मर्जर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनकी एक आर्मी थी रजाकर, इनकी पर्सनल आर्मी थी रजाकर, ऑर्थोडॉक्स आर्मी थी, ठीक है।
इन लोगों ने काफी उत्पात मचाया तेलंगाना में, वहां पे पीजेंट मूवमेंट हुआ 1948 में। बाद में जो है याद रखिए हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, और हमने जो है पुलिस एक्शन के थ्रू, ये मिलिट्री एक्शन हटा के आप याद रखिए पुलिस एक्शन, हमने यहाँ पे पुलिस एक्शन के थ्रू क्या किया 1948 में इसको मर्ज कर लिया, और एक ऑपरेशन चलाया गया था, नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, और इसके तहत हमने इनको मिला लिया। तो ये 3 स्टेट जिनको मिलाने में दिक्कत हुई थी वो तीनों स्टेट है, ठीक है, याद रखिए। बन गया, सब कुछ चलने लगा। हम जब आजाद हुए थे ना उसी टाइम पे हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट्स थे उन लोगों ने डिमांड करना चालू कर दिया था कि हमारा फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए, भाषा के आधार पे राज्य का गठन होना चाहिए, ठीक है। ये डिमांड कांग्रेस ने भी नागपुर सेशन में ऑलरेडी रखा था। जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे 1920, कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था 1920 में, और कांग्रेस ने नागपुर सेशन में ये बोला था कि जनरली हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करेंगे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को भी जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जबकि उस समय अपने पास जो है स्टेट बाउंड्री किस बेसिस पे बनाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जो है वो काफी आसान हो, है कि नहीं है। तो ये जो नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, इस नागपुर सेशन में जो है वो कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था, और उसी समय जो है वो कांग्रेस ने अपना प्रोविंशियल कमेटी भी बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। जैसे सिक्किम कांग्रेस, आंध्र कांग्रेस, ये सब कांग्रेस का नाम सुने हैं, वो सब प्रोविंशियल लैंग्वेज के बेसिस पे जो है अपने पास क्रिएट किया गया था। तो फाइनली हमने जो है वो डिमांड जो है हमारे यहाँ होना शुरू हो गया था। तो हमारी सरकार ने 1950 से पहले 2 कमेटी 1948 में बनाई थी। एक धार कमेटी, यहाँ पे देखिए 2 कमेटी हमने बनाया था, पहला धार कमेटी था और दूसरा जेवीपी कमेटी। ये दोनों कमेटी हमने पहले ही बनाया था जब डिमांड उठ रहा था हमारे यहाँ, ठीक है, तब हमने बनाया था। धार कमेटी 1948 में बनाई गई थी जिसके चेयरमैन एसके धर थे, ठीक है, और इन्होंने 1948 में ही अपना रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे यहाँ जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो किसके बेसिस पे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस के बेसिस पे, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे। हमारे यहाँ राज्य जो बनाया जाए वो राज्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेनियंस के बेसिस पे बनाया जाए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं क्रिएट किया जाए। फिर फाइनली जेवीपी कमेटी, नाम से ही क्लियर हो गया जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये कमेटी भी 1948 में बनी थी, और इन लोगों ने सेम चीज को जो है वो क्या किया, रिपीट किया। जो अपने पास धड़ कमेटी का रिकमेंडेशन था उसी को इन लोगों ने रिपीट किया, और इन लोगों ने बताया कि जी देखिए हमारे यहाँ जो स्टेट का क्रिएशन होना चाहिए वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस के बेसिस पे होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या था कि डिमांड उठ रही थी, तो फाइनली 1950 में हमारे स्टेट ने, हमारी सरकार ने 1950s में हमारे यहाँ स्टेट को बांटा, कैसे बेसिस पे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी स्टेट। जैसे कि अपने पास अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ये सब अपने पास क्रिएशन किया गया था। लेकिन डिमांड तो उठ रही थी कि नहीं लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अब लैंग्वेज के बेसिस पे बनाने का जब डिमांड उठ रहा था तो फाइनली क्या हुआ कि सबसे पहले समझिए हमारे पास एक मद्रास प्रोविंस था, साउथ में जो है ये रीजन देख रहे हैं आप, ठीक है, मद्रास प्रोविंस वाला रीजन, ठीक है। ये मद्रास प्रोविंस वाले रीजन में क्या था कि ये पूरा मद्रास प्रोविंस वाला रीजन हो गया। यहाँ पे एक स्टेट था जी आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोली जाती है बाबू, तेलुगु, तेलुगु लैंग्वेज बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी हो गई, तमिल हो गई अपने पास, ठीक है, याद रखिए। मतलब ये लोग अलग अलग लैंग्वेज जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा बता देते हैं, जैसे देखिए ये जो अपने पास मद्रास प्रोविंस है, जो मद्रास प्रोविंस है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तेलुगु वाले हैं कहाँ पे बाबू, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन है। तमिल वाले हैं तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक है, याद रखिए। कन्नड़ बोलने वाले हैं कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक है। मलयालम बोलने वाले हैं कहाँ पे, केरल वाले रीजन में, ठीक है। तो ये रीजन जो है ना, ये लोग चिल्लाने लगे थे किस चीज के लिए, कि आप जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट कीजिए। लेकिन उस समय भारत सरकार की जिम्मेवारी और भी थी, बहुत सारा काम करना था भारत सरकार को। फाइनली भारत सरकार ने मना किया, बोला कि अभी हमें जो है अभी तुरंत हमारी कंट्री जो है वो रिलीजन के बेसिस पे क्या हुई है, डिवाइड हुई है। ऐसे कंडीशन में अगर हम चीजें करेंगे तो और ज्यादा जो है वो स्टेट जो है वो फिर कंट्रीहुड का डिमांड करने लगेंगे, ऐसे इन लोगों के दिमाग में आ रहा था। इन लोगों ने मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। तो 1953 में आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट चला, विशाल आंध्रा मूवमेंट।
आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट चला, नाम था उसका विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है, विशाल आंध्रा मूवमेंट। इनका डिमांड क्या था इस मूवमेंट का? इस मूवमेंट का डिमांड था कि हम जनरली आंध्र प्रदेश जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन होगा उसके लिए एक अलग स्टेट क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ सपोर्ट मिला नहीं, लेकिन बाद में ना एक पर्सन आ गया, ठीक है, उनका नाम था पोटी सी रामुलु, वेटरन गांधी बोलते हैं इनको, वेटरन गांधी। जैसे अपने पास फ्रंटियर गांधी का नाम याद है ना, खान अब्दुल गफार खान, वैसे ही इनको वेटरन गांधी बोलते हैं, है कि नहीं है? तो ये फाइनली आ गए यहाँ पे, वो बैठ गया वहां पे फास्ट पे। फास्ट पे बैठने के बाद जो है वो 56 डेज का जो है वो स्ट्राइक किए, 56 दिन का जो है वो मतलब कि फास्ट पे बैठे, और फाइनली इनका डेथ हो गया। डेथ हो गया तो उसके बाद पता है आपको, फिर वहां पे वायलेंस क्रिएट हो गया। फाइनली जवाहरलाल नेहरू को आनंद फानंद में डिसीजन लेना पड़ा और बोलना पड़ा कि हम जो है वो आंध्र प्रदेश को अलग क्रिएट करेंगे। और 1953 में हमारा पहला स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे जो क्रिएट होकर आया वो था आंध्र प्रदेश, 1953 पे। अब क्या हुआ कि जैसे ये क्रिएट हो गया तो बाकी और भी स्टेट चिल्लाने लगे, जो उस समय जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस में अपने पास गुजरात महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, उन लोगों ने चिल्लाना चालू कर दिया, ठीक है। पंजाब सूबा जिसका पार्ट अपने पास हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब, तो वहां पे पंजाबी स्पीकिंग के लिए अलग डिमांड चलने लगा, बहुत सारा डिमांड होना चालू हो गया, ठीक है। कर्नाटक में अपने पास डिमांड होना शुरू हो गया, ठीक है, मैसूर कर्नाटक उस समय बोलते थे। तो फाइनली जो है सरकार ने क्या किया कि कमीशन बनाया जिसे हम बोलते हैं फजल अली कमीशन, 1953 में 3 मेंबर का जो है वो कमीशन था। पहले फजल अली, उसके अलावा एच एन कुर्जू, हृदय नारायण कुर्जू, और उसके अलावा जो है अपने पास के एम पानीकर, ये तीनों बंदे थे उसके मेंबर, जिसमें फजल अली जो है वो क्या थे, चेयरमैन थे इसके। फजल अली इसके क्या थे, चेयरमैन, इसलिए इस कमीशन का नाम भी है फजल अली कमीशन, ठीक है। और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हम स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, लेकिन एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो क्या है अपने पास, वन लैंग्वेज वन स्टेट, एक भाषा के लिए एक राज्य, ये वाला कॉन्सेप्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। हमारे यहाँ मोर देन 500 डायलेक्ट्स बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती है, वो सारी बोलियां भाषा के रूप में कन्वर्ट होंगी, तो हमारे यहाँ कितने छोटे छोटे डिवीजन हो जाएंगे ना स्टेट्स के। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन जो है उन्होंने हटा दिया, लेकिन इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करेंगे, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला जो अपने पास नोशन था इसको उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फाइनली फजल अली कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1955 में। ये जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 1955 में जो है वो सबमिट हो गई, और 56 में एक्ट बन गया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अपने पास अधिनियम है, ठीक है, वो बन गया। और फाइनली फजल अली कमीशन जो इसी के ऊपर आधारित है ये पूरा का पूरा। और फाइनली हमारे यहाँ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बना दी गई, 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी 1 नवंबर 1956 को। तो जब भी आपसे पूछा जाता है ना बीपीएससी में, आप देखिएगा 4 ऑप्शन होगा और पूछा जाएगा कि कौन सा वैसा स्टेट नहीं है जिनका फॉर्मेशन जो है वो 1 नवंबर को हुआ है। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखनी है कि वो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज हमने जो है वो क्रिएट किए थे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है अपने पास इस एक्ट के तहत, ठीक है, जो फजल अली कमीशन था। अब इसमें से जब अपने पास क्रिएट हुआ तो कौन कौन सा स्टेट बनाया गया, तो सबसे पहले तो देखिए अपने पास सबसे पहला जो है वो स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आंध्र प्रदेश 1956, तो ये किसके ऊपर आधारित, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर आधारित, समझिए, समझे मेरी बात। अगर लैंग्वेज के बेसिस पे देगा तो 1953, लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहला जो अपने पास स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ देता है तो 1953, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद उस समय बॉम्बे प्रोविंस में 2 स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे बॉम्बे प्रोविंस में डिमांड उठने लगा कि भाई हमें अलग करो, गुजराती स्पीकिंग है कि नहीं है। फाइनली 1960 में जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात को अलग क्रिएट कर दिया गया, ठीक है, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और 1960 में दोनों को अलग कर दिया गया। फिर नागालैंड को 1963 में, इसके लिए ये जो स्पेशल आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे कौन कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 ए के तहत। फिर उसके बाद हरियाणा 1966 कहां से निकला, पंजाब सूबा से, पंजाब सूबा से सेपरेट हो गया, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश 1971, ये भी पंजाब सूबा से। फिर उसके बाद एमएमटी, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है।
ये अपने पास 1972 में ये तीनों भाई बंधु निकले, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों भाई बंधु, ठीक है। उसके बाद सिक्किम 1975। देखिए सिक्किम जो 1975 है ना, इसका थोड़ा अलग केस है। केस क्या है कि देखिए हमारे यहाँ जो है वो आर्टिकल 2, अगर आप लोग पढ़े होइएगा कि भारत का संविधान का जो आर्टिकल 2 है कि हम कोई नया स्टेट जो है वो क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सिक्किम पहले हमारा राज्य नहीं था, सिक्किम जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। लेकिन अब चाइना इसके ऊपर दबाव बनाने लगा, इसको डर था, यहाँ पे जो राजा थे वो थे चोग्याल, इनको डर सताने लगा, ठीक है, कि हमारे ऊपर जो है वो क्या कर लेगा, चाइना अटैक कर लेगा, हमको मिला लेगा। तो फाइनली सिक्किम जो है वो बेचारे भाई साहब चोग्याल डायनेस्टी के जो राजा थे वो बेचारे डर गए। फिर भारत सरकार के पास प्रपोजल आया कि हमें जो है वो मिला लिया जाए। उससे पहले इन्होंने एक प्रपोजल दिया, तो हमने क्या किया था कि हमने जो है ना यहाँ पे सबसे पहले इसको एक एसोसिएटेड स्टेट बनाया। हमने सबसे पहले इसको बनाया एसोसिएटेड स्टेट, और हमने किया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974, 1974। मतलब सिक्किम को हम अपने साथ जोड़े हैं, कंप्लीटली स्टेट मेरा नहीं है, हमारा पार्ट हो चुका है, मतलब जुड़ चुका है हमसे, हमारे साथ है वो, ठीक है सिक्किम। इसके लिए हमने एक आर्टिकल भी इनकॉर्पोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा, आर्टिकल 2 सब क्लॉज ए, है ना, सिक्किम के लिए आर्टिकल 2 सब क्लॉज ए, ये हमने ऐड किया, एसोसिएटेड स्टेट बना लिया हम इसको, ठीक है। फाइनली 1 साल ये मेरे साथ रहने के बाद जो है वहां पे डिमांड होने लगा कि हाँ हमें भारत में कंप्लीटली मर्ज कर दिया जाए, और फाइनली हमने 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके क्या कर लिया, इसको फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, मतलब कंप्लीट राज्य बना लिया, अपने अंदर कंप्लीटली जो है वो मर्ज कर लिया। तो सिक्किम हमारा जो है वो बन गया 1975 में। सिक्किम 1975 में बनने के बाद जो है वो गोवा, देखिए ये गोवा 1987 में, ठीक है। देखिए गोवा समझने से पहले आप समझिए कि गोवा हो गया, अपने पास दादर नगर हवेली हो गई, ठीक है, याद देखिए दमन दीव हो गया, ये सब पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। पोर्तुगीज हमारे यहाँ सबसे पहले आने वाले, सबसे लास्ट में जाने वाले थे, ससुरे थे थर, है कि नहीं है। अब क्या हुआ कि गोवा में उनका पूरा कंट्रोल, आज भी कल्चर देखिए वहां का, दमन दीव का देखिए, दादर नगर हवेली का, ये सब वही थे, ठीक है। तो फाइनली गोवा जो है वो 1961 में, गोवा को, दादर नागर हवेली को, दमन दीव को 1961 में हमने इंडिपेंडेंट करवाया, एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय, कूट दिए भाग गए वो लोग, है कि नहीं है। और उसके बाद हमने क्या कर लिया कि इसको जो है यूटीज के रूप में क्रिएट किया, इसको क्या बनाया, यूटी बनाया, ठीक है, याद देखिए गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, ये सबको मैंने यूटीज के रूप में क्रिएट किया। लेकिन गोवा को हमने एक स्टेट हुड जो है वो, मतलब राज्य का दर्जा 1987 में दिया, पहले वो यूटीज के रूप में आया, ठीक है। वैसे ही दादर एवं नागर हवेली जो अपने पास है, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, 1961 में हमने उसको मर्ज किया था, ठीक है। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखिए, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अपने पास 1961, और इसके तहत हमने क्या किया था, दादर एवं नागर हवेली को हमने मर्ज किया था, ठीक है। दमन दीव को मर्ज कर लिया था, है कि नहीं, अब तो दादर और नागर हवेली, दमन दीव दोनों एक साथ हो चुके हैं यूटीज, ठीक है। तो ये हमने जो है वो क्रिएट कर लिया था। फाइनली देखिए अपने पास अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों भाई बंधु 1987 में, जैसे गोवा जो था ना वैसे, ठीक है, गम याद रखिएगा, मग याद रखिएगा, कुछ भी याद रखिएगा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, तीनों 1987 में। जैसे एमएमटी मैंने बताया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये याद रखिएगा 1972 में अपने पास। वैसे तो फाइनली अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों हमारे यहाँ 1987 में स्टेटहुड बने। कैसे बने वो हम आपको बताते हैं। ये सब पहले किसका पार्ट था, ये सारा का सारा जो है वो पार्ट किसका था, तो ये सारे के सारे पार्ट थे असम के, है कि नहीं। असम में सबसे पहले क्या किया, देखिए जो नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट क्रिएट हुआ था वो था नागालैंड 1963 में। लेकिन क्या हुआ, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है, वहां पे अपने पास 1969, 1969 22वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 1969 में 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 22वां संविधान संशोधन 1969 में, ठीक है, याद रखिए। इस समय क्या किया गया, सबसे पहले मेघालय को, ठीक है, याद रखिए, किसको, मेघालय को, ठीक है, वो एक एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया। नागालैंड 1963 वो अलग केस है, पहला स्टेट बना था। मेघालय को ना असम के अंदर ही एक एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया, असम के अंदर, विद इन असम, ठीक है, याद रखिएगा। फाइनली और साथ में क्या किया गया, ये 26th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, अरुणाचल और मिजोरम,
अरुणाचल एंड मिजोरम, यहाँ लिखा गया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है। इसको यूटीज बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये यूटीज बनाया गया कब? 22वां संविधान संशोधन 22nd अमेंडमेंट, उसके तहत इनको बनाया गया यूटीज, ठीक है। और मेघालय को बनाया गया एसोसिएटेड स्टेट विद इन असम, असम के अंदर एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया। और इनका नाम रखा गया नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दोनों का, अरुणाचल और मिजोरम, ठीक है, याद रखिए। और इनको कंबाइंड रूप में बोला गया नेफा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1972 में मेघालय को एसोसिएटेड स्टेट के रूप में हटाकर, ठीक है, फाइनल एक राज्य बना दिया गया 1972, 1972। जैसे मैंने बताया सिक्किम को 1974 में एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया था 35th अमेंडमेंट के थ्रू, है ना, 35th अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 1975 में 36th अमेंडमेंट के थ्रू उसे एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, एक कंप्लीट पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो वैसे ही याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत अपने पास क्या किया गया, असम के अंदर ही जो है वो एक मतलब कि इनको यूटीज के रूप में क्रिएट किया गया और मेघालय को असम के अंदर ही एक एसोसिएटेड स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया था। तो इसको अलग कर दिया गया 72 में, ठीक है, और इन दोनों को कर दिया गया 1987 में, ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर तेलंगाना निकला 2014 में, इससे पहले 2000 में 3 और स्टेट निकले, ठीक है। 2000 में हमारे 3 स्टेट और निकले थे, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहां देखिए, ये 2000 में अपने 3 स्टेट कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये तीनों। छत्तीसगढ़ आपको पता है किससे निकला? मध्य प्रदेश से निकला 1 नवंबर को। उत्तराखंड किससे निकला? उत्तर प्रदेश से निकला 9 नवंबर को, 2000 में ही है तीनों। और झारखंड किससे निकला? बिहार से निकला, कब? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को इसे अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरे स्टेट बन गए और सबसे लास्ट में हमारा जो स्टेट बना वो कौन सा बना? तेलंगाना बना, ठीक है। और तेलंगाना फाइनली 2014 में क्रिएट हो गया। भारत का 29वां स्टेट था, लेकिन अब तो आपको पता है जम्मू कश्मीर हटा के अब 28th स्टेट हो गया, ये 28वां। मतलब आज हमारे पास टोटल 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये अपने पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। ये वाला स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोवा लिबरेशन याद है क्या? गोवा में को हम लिबरेट करवाए थे 1961 में ऑपरेशन विजय चला के, लेकिन इसको फाइनली यूटीज बनाए थे और 87 में इसको स्टेट बना दिए थे, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, वो हमारे यहाँ यूटी बना था 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके, 10वां संविधान संशोधन। फिर मेघालय जो है याद रखिए आसाम के अंदर ही 22वां संविधान संशोधन, मैंने बताया आसाम के अंदर ही 22वां संविधान संशोधन करके 1969 में एसोसिएटेड स्टेट बना दिया गया। उसी के तहत 22वें संविधान संशोधन के तहत ही अरुणाचल और मिजोरम, ठीक है, याद रखिए, इन दोनों को यूटीज क्रिएट किया गया था, लेकिन फाइनली इन दोनों को अलग कर दिया गया 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये हमारे 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को क्रिएट हो गए। फिर सिक्किम का मैंने बताया था कि सिक्किम जो है वो पहले हमारा एसोसिएटेड स्टेट बना 35th अमेंडमेंट के तहत और फाइनली फुल स्टेट बन गया 36th अमेंडमेंट के तहत 1975, ठीक है। तो ये था। अगले क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं पार्ट 2 पूरा का, सॉरी हाँ, पार्ट 2 हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। सिटीजनशिप जो है वहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आप लोग, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ से जुड़ जाइए। देखिए जो भी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इससे बाहर आपको पता है कि कुछ भी पढ़ना नहीं है, आपको अलग से बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए, अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा 1-8 घंटा बाद, लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगी, क्योंकि बाकी क्लासेज वगैरह शेड्यूल होती है, ठीक है। बाकी आपको और भी विजिट करना है तो आपने civilsangram.com पे जाके विजिट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बने रहिए हम लोगों के साथ।